अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक खुद मुख्तार इदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है। उसकी ज़िम्मेदारी में बुनियादी तौर पर यह शामिल है कि वो किसी के दबाव में ना आए, किसी के मफाद के लिए काम ना करे, बल्कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला ले और आज़ादाना माहौल में चुनाव कराए, इंतखाब कराए। जमहूरियत की एक मजबूत कड़ी साफ शफाफ इलेक्शन का होना है। लेकिन देखा इस वक्त ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा इदारा वही फ़ैसला ले रहा है जो नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं, जो बीजेपी चाह रही है, और उनसे हटकर एक भी कोई अलग फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं ले रहा है। पिछले 20 दिनों से हिंदुस्तान में कोरोना का कोहराम बढ़ता है, कोरोना का कहर जारी है, हर तरफ अमवात की बढ़ती हुई लिस्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल में रोड शो पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोरोना की वजह से रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसकी किसी ने इताअत नहीं की, किसी ने उसको फॉलो नहीं किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया। अब कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं बंगाल की रैली अपनी कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि कोरोना से रिलेटेड एक अहम मीटिंग में मुझे शिरकत करनी है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आज रोड शो पर पाबंदी लगा दी है, फिजिकल कैंपेनिंग पर पाबंदी लगा दी है, रैलियों पर पाबंदी लगा दी है और कहा गया है कि अब ऑनलाइन ही जो कुछ करना है कर सकते हैं, फिजिकल किसी तरह की कैंपेनिंग अलाउ नहीं है। आखिर पिछले 15-20 दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों ये फैसला नहीं ले रहा था? बंगाल में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 10,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। 58 लोगों की सिर्फ एक सुबह बंगाल में कल मौत हो गई है। कई लीडर्स वहाँ के कोरोना से मुतासिर हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के एक विधायक यानी एक कैंडिडेट की, राशिद जिनका नाम था, उनकी कोविड की वजह से मौत हो गई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कोरोना से मुतासिर है और ऐसी लंबी लिस्ट है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोया हुआ था, कोई फैसला नहीं ले रहा था। और अब जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे सीनियर लीडरों ने ऐलान किया कि हम बंगाल में फिजिकल रैलियां नहीं करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने भी बैन लगा दिया है। अगर नरेंद्र मोदी जाना चाहते तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फैसला नहीं होता। हम इसलिए बातें कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसी वक्त कदम उठाया जब नरेंद्र मोदी की मंशा हुई, उन्होंने कुछ चाहा। आपको याद होगा ममता बनर्जी पर पिछले दिनों 24 घंटे के लिए पाबंदी लगी थी। इल्ज़ाम लगाया गया कि ममता बनर्जी ने अपनी एक रैली में कहा है कि मुसलमान मुत्तहिद होकर टीएमसी को वोट दे। उनका यह बयान फिरकावारियत पर मबनी था, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी। ममता बनर्जी के इस बयान से हम भी एग्री नहीं करते हैं। मुसलमान बंधुआ मजदूर नहीं है ममता बनर्जी का कि उसी को वोट करेंगे। मुसलमानों को मर्जी है, वो जिसे चाहे वोट करें। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल पार्टी को ये ज़रा बराबर हक नहीं पहुंचता है कि मुसलमानों से कहे कि आप हमें इकट्ठा होकर वोट करें। आप कोई मुसलमानों के मसीहा नहीं है। मुसलमान खुद जिसे चाहे वोट कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि ममता बनर्जी पर इस बयान की वजह से जो एक्शन लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से, वो नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद। क्या बयान था? नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली में खिताब करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मुसलमान हमको इकट्ठे होकर वोट करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई नोटिस जारी नहीं किया है। और अगर हम ये कह देते हैं कि जितने हिंदू हैं वो सब के सब इकट्ठे होकर बीजेपी को वोट दें, तो मेरे खिलाफ नोटिस पर नोटिस आ जाएगी। अब नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ दो काम किया। एक तो उन्होंने अपना मैसेज भी दे दिया कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के कॉज के लिए, हिंदुओं के मफाद के लिए काम करती है, इसलिए सारे हिंदू बीजेपी को इकट्ठे होकर वोट करें। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ममता बनर्जी को नोटिस भेजे, उनके खिलाफ एक्शन ले। और बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ। नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया जो कुछ ममता बनर्जी ने कहा था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर 24 घंटे का बैन लगा दिया गया। आजकल बीजेपी के लीडर की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है।
स्मृति ईरानी का नाम आपने सुना होगा। उनकी तस्वीर ट्विटर पर वायरल हो रही है। एक तरफ 19 अप्रैल की तस्वीर है जिसमें बंगाल में वो रोड शो कर रही है, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, उनका चेहरा सब लोग देख रहे हैं, वो अपने चेहरे को दिखा रही है। दूसरी तरफ 21 अप्रैल की तस्वीर है, यानी 2 दिन बाद की और ऑनलाइन मीटिंग की तस्वीर है, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। जहाँ मास्क लगाना ज़रूरी था वहाँ उन्होंने मास्क नहीं लगाया, और जहाँ मास्क की कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ उन्होंने मास्क लगा रखा है। इन दिनों वज़ीर दाखिला अमित शाह की भी कई तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें से एक तस्वीर अंजना कश्यप के साथ ये है। लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर गाड़ी में कोई तन्हा होता है, खुद से ड्राइव कर रहा होता है, शीशे लगे होते हैं, इसके बावजूद मास्क पहनना ज़रूरी करार दिया गया है। ना पहनने की वजह से 10,000 रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। और अमित शाह हेलीकॉप्टर में 2 से ज़्यादा लोगों के साथ बैठे हुए, 2 लोग तो सिर्फ कैमरे में दिख रहे हैं, और वहाँ वो इंटरव्यू दे रहे हैं अंजना कश्यप को, और उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। अंजना कश्यप ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मास्क तो लगा रखा है, लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। और 2 आदमी यहाँ सिर्फ नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर होने का मतलब ये है कि 2 ये जो दिख रहे हैं आपको, इसके अलावा एक कैमरामैन है सामने, इसके अलावा अमित शाह साहब का पर्सनल सेक्रेटरी होगा, एक डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होगा। तो 5-6 लोगों के साथ आप हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये सवाल भी अमित शाह साहब से सोशल मीडिया पर हो रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर के आखिर वक्त में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फैसला क्यों किया, यह भी जानना ज़रूरी है। बंगाल चुनाव 8 मरहलों में हो रहा है, यानी 8 फेजेज़ में, जिसमें से 6 फेज़ का चुनाव मुकम्मल हो चुका है और अब सिर्फ 2 फेज़ का चुनाव बाकी रह गया है। एक फेज़ का 26 को होगा और दूसरे आखिरी फेज़ का 29 अप्रैल को होगा। बंगाल चुनाव में बीजेपी से रिलेटेड जो एरिया था, बीजेपी को जहां लग रहा था कि जहां हमारा वोट बैंक है, जहां से हम जीत सकते हैं, उन सब फेजेस में जब चुनाव हो गया है तब जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा फैसला किया है। वरना हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पिछले 15 से 20 दिनों से हिंदुस्तान में कोरोना का कहर जारी है और 10 दिनों से तो बिल्कुल अफरा तफरी का पूरे मुल्क में माहौल है। 10 दिनों से खबरें चल रही है कि ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में ये डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई मरीज़ मरेगा तब अगले किसी पेशेंट को एडमिट किया जाएगा। इस तरह की तबाही होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई फैसला नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई पाबंदी नहीं लगाई। और अब जब चुनाव ख़त्म होने जा रहा है, बीजेपी का जो एरिया है वो डाउन हो चुका है, तब उन्होंने एक्शन लिया, एक तरह से पाबंदी लगा दी है। और यही देखते हुए बीजेपी के सीनियर्स लीडरों ने भी वहाँ की रैली कैंसिल की, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारा जो काम था वो सब हो चुका है, अब मज़ीद मुझे काम करने की वहाँ ज़रूरत नहीं रह गई है। जैसे राहुल गांधी ने भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से काम लिया, उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 4 फेजेस के चुनाव में बंगाल से गायब थे, आसाम, केरला, तमिलनाडु पर उनकी तवज्जो थी। उनको लग भी रहा था कि बंगाल में हमारा कुछ नहीं है। 1-2 रैलियाँ करने बंगाल में वो गए, उसी बीच कोरोना का मामला आया और उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते केसेस की वजह से हमने बंगाल में अपनी रैलियां कैंसिल कर दी है। दरअसल उनका मकसद भी यही था कि किसी तरीके से वोट भी मुंतशिर ना हो और हम बच भी जाए, और उन्होंने एक अच्छे मौके का इस्तेमाल किया। लेकिन बीजेपी के लोग लगातार रैलियां कर रहे थे और अब उन्होंने कैंसिल करने का ऐलान किया है जब उनका मकसद पूरा हो चुका है। बहरहाल बंगाल चुनाव 6 फेजेस में हो चुके हैं, 2 फेज का बाकी रह गया है और 2 मई को सभी जगह का रिजल्ट आएगा। बंगाल की वजह से आसाम के लोगों को भी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, केरला वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं, तमिलनाडु वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं और पुडुचेरी के भी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों 5 रियासतों में चुनाव हुए हैं, 4 में मुकम्मल हो चुका है और 1 में अभी चल रहा है। सबका रिजल्ट 2 मई को एक साथ आएगा। 2 मई को रिजल्ट कैसा होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जहां मेरा अपना एनालिसिस है, तज्जिया वो यही है कि इन 5 रियासतों में से किसी भी रियासत में बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल सकती है। इस मरतबा इन 5 रियासतों में बीजेपी को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आसाम में तो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी कुछ मुमकिन नहीं रह गया है, केरला में भी बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तमिलनाडु में भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, पुडुचेरी में भी मुश्किल है। और जहाँ तक बात है बंगाल की, तो बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर पर तो जरूर रहेगी, अपोजिशन पार्टी होगी, 50 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आ भी सकती है, लेकिन सरकार टीएमसी की ही बनने के मुकम्मल तौर पर
आसार है। वैसे 2 मई को रिजल्ट आ जाएगा, आप भी देख लेंगे, हम भी देख लेंगे, हम सबको इंतज़ार है। आप सब रमज़ानुल मुबारक का ख्याल रखिए, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा से पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को महफूज फरमाए। आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस का ख्याल रखिए, घर से बिला ज़रूरत बाहर न निकलिए। आपके मोहल्ले और इलाके में जो गरीब मजदूर है आप उनकी मदद कीजिए। कई लोगों की मिल्लत टाइम्स भी मदद कर रहा है, क्योंकि मिल्लत टाइम्स के पास बराह रास्त मुख्तलिफ इलाकों और जगहों से लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें फ़लाँ ज़रूरत है, फ़लाँ हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे फ़लाँ मसाइल हैं। तो मिल्लत टाइम्स कोशिश करता है कि उनकी मदद की जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि मिल्लत टाइम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। प्ले स्टोर पर जाकर मिल्लत टाइम्स का ऐप भी डाउनलोड करें और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मिल्लत टाइम्स को ज़रूर फॉलो करें। फिर मुलाकात होगी अगले शो में, जब तक ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।